हरित क्रांति क्या होती है, ग्रीन रिवॉल्यूशन हम किसे कहते हैं, उसी के बारे में अभी हम समझेंगे। सबसे पहले मैं टाइटल लिख देता हूं, ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति। देखिए यहां से हम बात कर रहे हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति बोलते हैं इसको। हरे का मतलब क्या हुआ, ऑल द क्रॉप्स वी कल्टिवेटेड इन द फार्म्स आर ग्रीन कलर्ड। हम जो भी कल्टिवेटेड जब किसी प्लांट्स को उगाते हैं कैसे दिखाई देते हैं, हरे रंग के उगाते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में हमें क्या करना है, क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाना है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत क्यों हुई थी और उसकी क्या आवश्यकता है, उसको हमें समझने की जरूरत है। 19वीं सेंचुरी के बाद में, आफ्टर द 19th सेंचुरी, वी कैन से इन द 20th सेंचुरी, मानव की जनसंख्या इतनी स्पीडली बढ़ने लगी, द ह्यूज द पॉपुलेशन एक्सप्लोडेड। तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई, जनसंख्या का विस्फोट होने लगा कि साइंटिस्ट के मन में ये रहा कि अगर सारे के सारे जंतु अगर इस फूड पे निर्भर रह गए तो सभी जंतुओं के लिए, सभी मानव के लिए अनाज को उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। तो जनसंख्या की वृद्धि दर जो एक्सपोनेंशियल तरीके से हो रही थी, पूरी पृथ्वी के ऊपर जनसंख्या जितनी तीव्र गति से बढ़ रही थी, उतनी तीव्रता के साथ में फसलों का उत्पादन नहीं हो रहा था। क्रॉप प्रोडक्शन वाज नॉट द कोरिलेटेड विद द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा क्या करें। तो एक अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट है नॉर्मन अर्स्ट बोरलॉग, ठीक है ना, उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे। उन्हीं सुझावों को कंपाइल करके हम उसको बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, द रूल्स फॉर द ग्रीन रिवॉल्यूशन, और वी कैन से द स्ट्रेटेजी एडॉप्टेड फॉर द ग्रीन रिवॉल्यूशन, है ना। तो ये साइंटिस्ट कौन है, अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट है जिनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग। अभी पहले उनका नाम लिख देते हैं, नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन अर्नस्ट बोरलॉग। नॉर्मन अर्नस्ट बोरलॉग कौन थे, ये थे अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट। इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे कि क्रॉप प्रोडक्शन को किस तरीके से किया जाए, और उससे क्रॉप प्रोडक्शन हुआ। इनके रूल्स को, इनके बताए हुए सिद्धांतों को फॉलो करने पर क्रॉप प्रोडक्शन हुआ, ग्रीन प्लांट्स क्या पड़ा, है ना। तो इसलिए हम इसका नाम रखते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, और नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पर मैं टर्म लिख देता हूँ, इनको क्या कहते हैं हम, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति के जनक कहते हैं। पूरी दुनिया में इनके द्वारा सिद्धांतों को फॉलो करने पर हरित पादपों की पैदावार में तीव्रता से वृद्धि हुई थी, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, एंड नॉर्मन बोरलॉग इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। हम ये कब की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पॉपुलेशन 20th सेंचुरी के अंदर, 20th सेंचुरी में जब पॉपुलेशन है वो स्पीडली बढ़ने लगी थी 20th सेंचुरी में, तब इनके द्वारा जो प्रिंसिपल्स दिए गए थे उन्हीं को फॉलो करके हमने क्रॉप प्रोडक्शन को क्या कर दिया, ट्रिपल कल्टीवेशन कर दिया, ट्रिपल क्रॉप प्रोडक्शन हुआ। ये हमें रिजल्ट मिला, ट्रिपल क्रॉप प्रोडक्शन। और हरित क्रांति की जो शुरुआत की गई थी, इसका जो एप्लीकेशन किया गया था, प्रैक्टिकली जब चेक किया गया तो हमने क्या देखा कि इसके जो रिजल्ट थे वो मैक्सिको में और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, भारतीय उपमहाद्वीप इसे बोलते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसके परिणाम अच्छे प्राप्त हुए थे हरित क्रांति के फॉलो करने पर। नॉर्मन बोरलॉग के सिद्धांतों को मानने पर जब एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया कि मैक्सिको में और भारतीय उपमहाद्वीप में क्रॉप प्रोडक्शन स्पीडली बढ़ा, स्पीडली राइज हुआ। तो नॉर्मन बोरलॉग ने ऐसा क्या कहा था, बेसिकली 3 प्रिंसिपल थे जो इन्होंने सुझाए थे। There were the 3 suggestions proposed by the Norman Borlaug। हम उन्हीं की मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा। इन्होंने क्या प्रिंसिपल दिया थे, इनकी स्ट्रेटेजी क्या थी, हम इसको प्रिंसिपल कह दें या हम ये कह दें स्ट्रेटेजी। इन्होंने क्या रणनीति अपनाने के लिए हमें कहा था। इनकी रणनीति में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। सबसे पहली बात कि हमें वैरायटी जो हमें जिसका क्रॉप प्रोडक्शन करना है वो अच्छी वैरायटी का हो। सबसे पहला काम तो हो गया इसमें वैरायटी, है ना। वैरायटी हम कहेंगे यूज ऑफ हाई ट्रेट वैरायटी।
यूज ऑफ हाइड्रेट वैरायटी। इन्होंने कहा जब आप क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो सबसे पहला काम क्या रखना है, अच्छी नस्ल का पौधा हो, हाई वैरायटी का प्लांट्स हो तो प्रोडक्शन अच्छा होगा। सिमिलरली सेकेंडली क्या करें, अब आपने सिलेक्शन तो कर लिया किसी भी हाई वैरायटी का, अब आपने क्या किया कि जब उसको आपने उगाया तो आपने इसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं किया। तो उन्होंने कहा सेकंड आपको काम क्या करना है, प्रॉपर मैनेजमेंट करना है। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ कल्टीवेशन, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ कल्टीवेशन। नाम खुद बता रहा है कल्टीवेशन का मैनेजमेंट करना कैसे करें, आप खुद जानते हैं। कोई किसान का काम केवल इतना नहीं होता है कि बिजाई कर दी, खेत के अंदर बीजों को डाल दिया, सीड्स को डाल दिया और फसल हो जाएगी। हमें उसे प्रॉपरली पानी भी देना पड़ेगा। हम जानते हैं किसी भी पौधे के क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सनलाइट का भी प्रॉपर होना ज़रूरी है और न्यूट्रिशनल वैल्यू भी सॉइल में पूरी होनी चाहिए। पानी जो हम प्लांट्स को देने जा रहे हैं उसका भी प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। तो अगर ये मैनेजमेंट नहीं करेंगे और हमने केवल मात्र उच्च नस्ल के बीजों को ही बो दिया है तो उससे क्रॉप प्रोडक्शन होने वाला नहीं है। तो नॉर्मन बोरलॉग ने बताया द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द कल्टीवेशन इज नेसेसरी फॉर द ह्यूज प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। तो यहाँ पर मैं जनरल सी बात लिख देता हूँ, बहुत सारी चीज़ें आएगी। पहली बात है जो सॉयल है उसमें न्यूट्रिशन प्रॉपरली आना चाहिए, उसके अलावा वाटर मैनेजमेंट होना चाहिए प्रॉपरली, और अगर सनलाइट भी नहीं मिलेगी तो वो प्लांट है वो ग्रो नहीं कर पाएगा एटसेट्रा। यानी कहने की बात है किसी भी पौधे को उगाने के लिए जो भी मूलभूत आवश्यकता होती है, द फंडामेंटल नीड्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप, द नेसेसरी फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप, उसको आप मैनेज कर दोगे तो अच्छा हो जाएगा। अरे इनकी क्या बात करें, अगर इंसान की बात कर रहे हैं तब भी ऐसे ही हो जाएगा। ये तो यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स की बात कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को प्रॉपर पोषण ना मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे तो उसकी ग्रोथ नहीं होती है, प्लांट्स में भी नहीं होगी। तो किसी भी हमें क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहला काम यूज ऑफ हाई ट्रेड वैरायटी होनी चाहिए। उसके बाद में बात आती है प्रॉपर मैनेजमेंट। थर्ड एक प्रॉब्लम आती है, उसका क्या समाधान करने के लिए सलाह दी थी नॉर्मन बोरलॉग ने। आपने उच्च नस्ल के पौधे को काम में लिया, ओके अच्छा प्रोडक्शन हो जाएगा। ऐसा अनाज में कहें अगर गेहूं का एग्जांपल, तो ऐसा वीट बन जाएगा जिसका ग्रेन का साइज, जिसके दाने का साइज बड़ा हो, ओके। अब अगर हमने हाई ट्रेड की वैरायटी तो ले ली, ऐसा पौधा ले लिया, ऐसा बीज ले लिया जिससे उगने वाले गेहूं के दाने बड़े होंगे, लेकिन प्रॉपर पानी नहीं दिया, न्यूट्रिशन नहीं दिया तो भी वो छोटा रह जाएगा। आपने प्रॉपर मैनेजमेंट कर दिया, ओके नो प्रॉब्लम। अब गेहूं आता है उसका साइज है वो बड़े आकार का बन जाएगा। एक थर्ड प्रॉब्लम कि क्रॉप तो तैयार हो गई लेकिन उसके ऊपर पेस्ट लग गए, कीड़े मकोड़े लग गए जो कि इस फसल को नुकसान करते हैं, तो उन पेस्ट का मैनेजमेंट करना भी जरूरी है। ये पेस्ट क्या होते हैं, इन्वेडर होते हैं, हमलावर होते हैं, और क्रॉप जब बन जाती है तो उसको खा जाते हैं, उसे बचाना भी जरूरी होता है। तो थर्ड इन्होंने जो इंपॉर्टेंट काम बताया वो क्या था, द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो अगर हमने तीनों काम अगर फॉलोअप कर लिए हैं, पहला कौन सा, हमने कहा उच्च क्वालिटी के हमने सीड्स को काम लिया, ग्रेन्स को काम लिया, बीजों को काम लिया, तो अच्छे बीजों को बोएंगे तो अच्छी फसल तैयार हो जाएगी। अच्छे बीजों को बोया, बोने के बाद उसको प्रॉपर हमने पानी दिया, सॉइल में प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया और सनलाइट जो चाहिए तो वो प्रॉपर दिया। कहने की बात है उस पौधे को उगाने के लिए जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको हमने पूरा कर दिया, उससे पौधा तो तैयार हो गया। अब इस पौधे को नष्ट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इन्वेडर, हमलावर के रूप में कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे लग जाते हैं तो वो फसल खराब हो जाती है। उनको रोकने के लिए तीसरा हमने काम किया, पेस्टिसाइड को यूज में लिया और फर्टिलाइजर्स वगैरह को डाला। तो इन तीनों प्रिंसिपल्स को फॉलो करने पर अच्छी फसल का उत्पादन हो जाता है। द क्रॉप प्रोडक्शन है वो हैवीली किया जा सकता है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की जब स्टार्टिंग की गई थी और इन तीनों प्रिंसिपल को फॉलो किया गया था तो देखा था कि
इंडियन सब कॉन्टिनेंट में किसका प्रोडक्शन बढ़िया रहा? एक तो वीट का प्रोडक्शन, गेहूं का उत्पादन बढ़ गया और चावल के उत्पादन पे विशेष तौर से ग्रीन रेवोल्यूशन को अप्लाई किया गया था। तो इससे वीट का और राइस का जो प्रोडक्शन था वो कई गुना बढ़ गया। स्पेशली मैं बात करूं भारत की, तो इंडिया में जो पंजाब स्टेट है उसमें तो वीट और राइस का प्रोडक्शन ह्यूज अमाउंट के अंदर होने लग गया, किसान को फायदा होने लग गया। अब यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन में ज़्यादा फोकस है वो वीट और राइस पे क्यों किया गया था कि पूरी दुनिया वीट और राइस पर ही डिपेंडेंट है। हम भारत की बात करें तो कहीं रोटी खाते हैं, कहीं चावल खाते हैं, और विदेशों में देखें तो अगर गेहूं की चपाती बना के ना खाएं तो वो ब्रेड के फॉर्म में खाते हैं। तो हमारे फूड का जो बेसिक जो कंपोनेंट है वो क्या है? वीट और राइस है। इसलिए वीट और राइस के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा ये प्रिंसिपल्स दिए गए थे, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से बहुत बड़ी क्रांति आ रही है। अभी हमने केवल ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में पॉजिटिव एस्पेक्ट को समझा है। जब लॉन्ग टर्म में जब इसका एप्लीकेशन किया गया था तो उसके बहुत सारे साइड परिणाम भी आए थे, साइड इफेक्ट्स आए थे। कौन कौन से साइड इफेक्ट्स आए थे और किसान को क्या नुकसान हो रहा था, उन दोनों पॉइंट की और चर्चा करते हैं। पहले तो मैं पॉइंट चर्चा कर रहा हूं, इस टेक्निक को अपनाने से किसान को क्या क्या नुकसान हो रहा था, मतलब उससे हम ये कहते हैं द नेगेटिव साइड ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। नेगेटिव साइड की मैं बात कर रहा हूँ ग्रीन रिवॉल्यूशन की। यहाँ पर साइड के अंदर लिख देते हैं, ये चलो मैं यहीं लिख लेता हूँ। डिसएडवांटेज कहते हैं हम, ठीक है ना, ऑफ, हम कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन कि कोई भी काम जब हम करते हैं ऐसा कभी भी नहीं होता है कि उससे हमें केवल और केवल बेनिफिट हो, केवल और केवल एडवांटेज मिले। उसमें कुछ डिसएडवांटेज भी आ सकते हैं। पहला कौन सा डिसएडवांटेज है मैं उसकी बात कर रहा हूं। सबसे पहला डिसएडवांटेज तो है क्या? द पेस्टिसाइड, द यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स, है ना। पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजेशन का ओवर यूज होने लग गया, ये है इसकी प्रॉब्लम। हम कहेंगे ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, इसका क्या क्या नुकसान होंगे अभी बताते हैं आपको। ये जो सारा टॉपिक है इसकी डिटेल के नोट्स हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, इसी वीडियो के साथ मैं अटैच कर दूंगा, तो आप आराम से उसमें देख पाएंगे डिटेल के बारे में। अभी यहाँ मैं समझाने का काम कर देता हूँ। ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर, जब किसानों को लगा कि कीड़े मकोड़ों से, कीट पतंगों से, पादपों को बचाने के लिए पेस्टिसाइड को छिड़कना चाहिए, पेस्टिसाइड का ओवर यूज करना शुरू कर दिया, एक्स्ट्रा में खर्च करने लगे, अतिरिक्त मात्रा में जब डालने लग गए तो पेस्टिसाइड को फ्री में थोड़ी मिलते हैं, पेस्टिसाइड का भी पैसा लगता है। तो यूज ऑफ पेस्टिसाइड क्या हुआ? एक्सपेंसिव है पहली बात। तो उससे क्या होगा? क्रॉप की कीमत बढ़ जाएगी। किसी फसल के उत्पादन में जितना खर्च आएगा, किसी फसल के उत्पादन में जितना खर्च आया, उस खर्च को अगर बढ़ जाएगा तो मार्केट में क्या होगा? गेहूं की कीमत भी बढ़ जाएगी, जो हम अनाज उगा रहे हैं उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो पहली बात तो ये हुआ कि ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड करने से क्या साइड इफेक्ट आया? पहले तो ये हुआ एक्सपेंसिव, ये जो काम है वो किसान के लिए क्या पड़ रहा है? किसान के लिए हो रहा है एक्सपेंसिव। पहला नुकसान तो ये है, महंगा पड़ रहा है। दूसरा आप देखें, दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिजीज, कौन सी? कैंसर के जैसी बीमारियां बढ़ने लग गए। अनाज के साथ जब हम फूड खाते हैं, फूड इंटेक करते हैं, इतना केमिकल्स और पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स बॉडी में जाने लग गया कि वो केमिकल्स बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होने लग गए, संग्रहित होने लग गए, और उससे क्या हुआ? कैंसर जैसी बीमारियां जनरेट हो गई। पंजाब के अंदर इतनी कैंसर जनरेट होने लग गई, और स्पेशली कहें भारत में राजस्थान की गढ़साना जैसी तहसीलों के अंदर कॉटन उत्पादन के लिए किसानों ने इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड और केमिकल्स का छिड़काव करने लग गए कि पंजाब से पूरी की पूरी एक ट्रेन बीकानेर में ट्रीटमेंट के लिए आती है, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, और उसको कैंसर ट्रेन कहते हैं। अगर आप गूगल में सर्च मारेंगे कि कैंसर ट्रेन, आपको जानकारी मिल जाएगी कि पंजाब में ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर से साइड इफेक्ट क्या आ रहे हैं। कई लंबे वर्षों के बाद में अब इनके साइड इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं।
तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में जब हम फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का ओवर यूज करते हैं, अतिरिक्त मात्रा में उपयोग करते हैं, तो किसान को दो नुकसान हुआ। पहला तो हुआ किसान को कि एक्सपेंसिव है, दूसरा हुआ पूरी सोसाइटी को नुकसान हुआ कि कैंसर जैसी बीमारियां हैं वो उत्पन्न होने लग गई। ये सबसे बड़ा नुकसान है किसका? ग्रीन रिवॉल्यूशन का। उसके अलावा में हम बात करें कि ये जो नई वैरायटी है, हमने जो ट्रेडिशनल वैरायटी उगाते थे, आप ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहले प्रिंसिपल में क्या देख रहे हैं? यूज ऑफ हाई ट्रेड वैरायटी, उच्च नस्ल की हाई ट्रेड की वैरायटी को जो उगाते हैं, ट्रेडिशनल वैरायटी को छोड़ करके, जो मूलभूत रूप से हम कहें हमारे कल्चरल के आधार, ट्रेडिशन ये सही वर्ड होगा, हम ट्रेडिशनली जिन वैरायटी को उगा रहे थे उनको छोड़ करके जब ये नई वैरायटी को काम में लेते हैं, ये नई वैरायटी है, इसके लिए पहले से ही पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ये जो न्यू वैरायटी है उसके लिए क्या है? न्यू वैरायटी हम कहते हैं यहाँ पे न्यू वैरायटी रिक्वायर्स हाई अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स। न्यू वैरायटी की प्रॉब्लम है, वो उगती नहीं है, उसको उगाने के लिए आपको हाई अमाउंट के अंदर फर्टिलाइजर चाहिए तो खर्चा बढ़ गया। फिर उस क्रॉप को बचाना है तो हमें पेस्टिसाइड चाहिए तो और महंगा हो गया, एक्सपेंसिव हो गया। और साथ में ये दोनों केमिकल मिला करके क्या कर रहे हैं? हमारे एक एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। वी कैन से द ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड द पेस्टिसाइड ऑल्टर द केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्लाइमेट, केमिकल कंपोजिशन ऑफ आवर एनवायरनमेंट, soil composition and the water composition will be changed by the overuse of this so-called expensive fertilizers and the pesticide. एक और भी आपने सुना हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम। कई बार कंपटीशन में पूछ लेते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है? अगर पानी के अंदर, क्योंकि क्या होता है, हम खेतों के अंदर डालते हैं नाइट्रेट की तरह फर्टिलाइजर डालते हैं। ध्यान से सुनिएगा, नाइट्रेट जैसे फर्टिलाइजर्स का जब हम खेतों में छिड़काव करते हैं और फिर उन खेतों को सिंचाई के माध्यम से, इरिगेशन सिस्टम से हम जब पानी देते हैं, तो सॉयल में, खेतों में पड़ा हुआ नाइट्रेट होता है, वो पानी में डिजोल्व होकर के ज़मीन में अंदर परकोलेट हो जाता है, रिस जाता है, अंडरग्राउंड वाटर तक पहुंच जाता है। और उस अंडरग्राउंड वाटर को जब ट्यूबवेल की सहायता से बाहर निकाल करके पीते हैं, और उस पानी को अगर प्रेग्नेंट लेडी पीना लग जाए तो उसके डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो उसके गर्भ में बच्चे का विकास हो रहा होता है, उसमें हार्ट यानी हृदय है वो विकृत हो जाता है, हृदय में छेद हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये ब्लू बेबी सिंड्रोम जो बीमारी है वो भी किसका परिणाम है? द ओवर यूज ऑफ नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स का उपयोग। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो हमारे काम की तो है, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में हमने बताया। एग्जाम में अगर आपको पूछ लिया जाता है व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रीन रिवॉल्यूशन, देन यू कैन से द ग्रीन रिवॉल्यूशन इज द रिवॉल्यूशन टू प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ द क्रॉप्स। फसल के अधिक उत्पादन करने के लिए उसके लिए अपनाए गए सिद्धांतों की जो क्रांति है उसको बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। व्हाट आर द 3 प्रिंसिपल्स ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन? देन वी कैन से द यूज ऑफ हाई ट्रेड द वैरायटी, द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द कल्टिवेशन एंड द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स टू किल द पेस्ट लाइक द इंसेक्ट एंड बिटल्स, एंड यूज ऑफ द फर्टिलाइजर्स टू प्रोवाइड द नाइट्रोजिनस कंटेंट इन द सोयल। भूमि में नाइट्रोजन के कंटेंट को बढ़ाने के लिए हम फर्टिलाइजर को काम में लेते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे अधिक उत्पादन, शॉर्ट क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाता है ना, तो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पर आया? व्हीट के प्रोडक्शन पे और राइस के प्रोडक्शन पर हुआ था। एंड हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? एंड ही वाज द नॉर्मन अर्नस्ट बोरलॉग, है अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट है। इंडियन एक साइंटिस्ट है स्वामीनाथन, ध्यान से सुनिएगा, उसको हम इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर बोलते हैं। तो फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन स्वामीनाथन है। स्वामीनाथन साइंटिस्ट है, इंडियन साइंटिस्ट है, उनको कहते हैं। तो और ये आगे इनके ड्रॉबैक से पूछ दें, कमियां बता दें या डिसएडवांटेज ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल थिंग। अब ज़माना बदल गया है,
ज़माना बदल गया, इनके साइड इफ़ेक्ट को हटाने के लिए अब नए तरीके से साइंटिस्ट ये कह रहे हैं आप ऐसा काम न करें। एक नया मेथड उत्पन्न किया गया। अगर मैं ये कहूँ इन तीनों चीज़ों को काम में नहीं लेना है, तो साइंटिस्ट ने कहा एक काम करो, हम क्या करें कि ध्यान से सुनिएगा, हम ये कहें कि एक जो क्रॉप है उसके अंदर अगर हम कोई यूज़फुल जीन का ट्रांसफ़र कर दें, है ना, यूज़फुल जीन का ट्रांसफ़र कर दें, और जीन के ट्रांसफ़र के बाद में ऐसी जीन डाल दें कि जो वीट का ग्रेन है वो साइज़ में बड़ा हो जाए, और गेहूं का जो पौधा होता है उसके ऊपर का जो पार्ट है जिसको हम पेडी बोलते हैं, सिट्टा बोलते हैं, उसका साइज़ भी बढ़ जाए तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। कहने की बात है कि जब किसी पादप के जीनी प्रारूप को बदल दें, when if we alter the genotype of a plant to produce a huge amount of the cultivation, such type of the plants is called as the GMO, genetically modified organism। तो इनकी प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए अब आजकल हम क्या कर रहे हैं, जीएमओ बना रहे हैं, जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट वीडियो में उसी के बारे में देखेंगे कि व्हाट इज द जीएमओ एंड व्हाट इज द यूज ऑफ जीएमओ। ओके, अभी देखते हैं जीएमओ के